गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम एक काफ़ी प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में विस्तार पूर्वक देखेंगे और अंत में इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का सामान्य जीवन परिचय को देखते हैं। निराला जी का जन्म बसंत पंचमी दिन सन 1896 ईस्वी को होता है, यानी निराला का जन्म 1896 ईस्वी को बसंत पंचमी के दिन होता है। बात करें इनके जन्म स्थान का तो महिषादल जो बंगाल स्टेट के मेदिनीपुर जिला में पड़ता है, यानी इनका जन्म स्थान है महिषादल। जन्म स्थान महिषादल, बंगाल स्टेट के मेदिनीपुर जिला। इनके पिता का नाम है राम सहाय त्रिपाठी, पिता हैं राम सहाय त्रिपाठी, और इनकी जो जीवन साथी थी, इनकी जो पत्नी थी वो है मनोरमा देवी। पिता राम सहाय त्रिपाठी, यहाँ माता नहीं दोस्त, पत्नी है इनकी मनोरमा देवी। और अगर हम बात करें इनका निधन का तो 15 अक्टूबर सन 1961 ईस्वी को इलाहाबाद में इनका निधन होता है। 15 अक्टूबर सन 1961 ईस्वी को, और जन्म हुआ था 1896 ईस्वी को बसंत पंचमी के दिन मेदिनीपुर जिला के महिषादल गांव में। अगर हम बात करें इनके बचपन के नाम का तो इनके बचपन का नाम था सूर्य कुमार कहिए या फिर सूरज कुमार कहिए। बचपन का नाम सूर्य कुमार या सूरज कुमार, और इनका बचपन का नाम जो सूरज कुमार सूर्य कुमार पड़ा था, ये इनके रविवार के दिन जन्म होने के कारण पड़ा था। यानी जो निराला जी थे इनका जन्म रविवार के दिन हुआ था, और रवि का मतलब सूर्य होता है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर इनके बचपन का नाम सूर्य कुमार या सूरज कुमार पड़ा था। और इन्होंने जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो नाम ग्रहण किया था वो 1917-18 ईस्वी के बीच में ग्रहण किया था, यानी सन 1917-18 से ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से लोगों के बीच में जाने लगे। इनके और भी बहुत सारे उपनाम हैं, जिनमें से जो सबसे प्रमुख उपनाम है वह है महाप्राण। इनका जो सबसे प्रमुख उपनाम है जिसके नाम से ये ज़्यादा ख्याति प्राप्त किए हैं वो है महाप्राण। इसके अलावा और भी इनके उपनाम हैं, जैसे छायावाद का महेश, छायावाद का महेश, आधुनिक काल का गोरखनाथ, ओढ़रदानी, छायावाद में कठिन काव्य का प्रेत। ये सारे उपनाम हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। और कुछ अन्य उपनाम हैं जो सामान्य उपनाम है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में इसे बोला जाता था, वो है दारागंज का संत। इसे दारागंज का संत भी कहा गया है, और दिनों का मसीहा भी, दिनों का मसीहा भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को बताया गया है। इन्होंने अपने जीवन काल में जो प्रमुख पत्रिकाओं की प्रकाशन की उसमें एक है मतवाला और एक है सुधा, यानी दो पत्रिकाएं इनकी प्रमुख रूप से प्रकाशित हुई, मतवाला और सुधा। और अगर हम बात करें इनकी साहित्यिक रचनाओं से संबंधित चीज़ों का तो जो निराला जी का जो पहला कविता था वो जन्मभूमि है। इनकी जो पहली कविता है वो जन्मभूमि है, और कविता संग्रह की बात करें तो अनामिका है। कविता जन्मभूमि, कविता संग्रह अनामिका। और हम इनकी पहली निबंध की बात करें तो बंग भाषाओं का उच्चारण, बंग भाषाओं का उच्चारण इनके द्वारा रचित पहला निबंध है। कविता जन्मभूमि, कविता संग्रह अनामिका। और अगर इनकी कुछ प्रमुख कहानी की बात करें, यानी प्रमुख कहानी संग्रह की बात करें, तो कहानी संग्रह में आपका हो जाएगा लिली, शकुल की देवी है, देवी, सखी। और इनका जो प्रमुख नाटक है उसमें एक शकुंतला नाटक आता है जो अनुदित नाटक है, यानी शकुंतला का जो नाटक है उसका इन्होंने अनुवाद किया है। प्रमुख उपन्यास की हम बात करें तो इनकी प्रमुख उपन्यास में आपका है अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा और कुल्लू भाट। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा और कुल्ली भाट इनके द्वारा रचित कुछ प्रमुख उपन्यास हैं। और हम बात करें इनके द्वारा रचित कुछ प्रमुख काव्य संग्रह की, तो काव्य संग्रह जो है इनके काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे, फेमस हुए थे, जिसमें से आपका है अनामिका। अनामिका इनकी प्रमुख काव्य संग्रह है, काफ़ी प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, और सर्वप्रथम जो पहली रचित काव्य संग्रह है
ये भी अनामिका ही है। फिर परिमल, ये दो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं। इसके बाद है गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, संध्याकालीन, अपरा, राम की शक्ति पूजा, ये सारे इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। और इन प्रमुखों में भी अनामिका और परिमल काफ़ी ज़्यादा फेमस कहानी संग्रह है, काव्य संग्रह है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। रेखा चित्र की हम बात करें तो रेखा चित्र में बिल्लेसुर बकरिया और चतुर चमार, इनकी दो रेखा चित्र हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं, बिल्लेसुर बकरिया और चतुर चमार। और अब अगर हम बात करें इनकी कुछ प्रमुख कविताओं की, कविता संग्रह नहीं, प्रमुख कविताओं की, तो उसमें एक भिक्षुक है, विधवा, बादल राग, वह तोड़ती पत्थर, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्त। इनकी जो कविता है वह तोड़ती पत्थर, और विधवा भी इम्पोर्टेंट है। संध्या सुंदरी, गरम पकोड़े, ये इनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं जिनकी वजह से निराला जी काफ़ी प्रसिद्ध हुए, काफ़ी फेमस हुए। इनकी जितनी भी रचनाएं थे वो टोटल 8 खंडों में इनकी रचनाओं का संग्रह प्रकाशित हुआ है ग्रंथावली में। निराला ग्रंथावली करके एक पुस्तक है जिसमें इनकी समस्त रचनाओं को संग्रह किया गया है, और इस ग्रंथावली का टोटल 8 खंड है, टोटल 8 खंड है। रामकृष्ण आश्रम में रहकर संपादक किया था इन्होंने एक पत्रिका का, समन्वय पत्रिका। रामकृष्ण आश्रम में जब ये रह रहे थे तो उस टाइम इन्होंने समन्वय नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। और निराला जी मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, निराला जी मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। और अगर हम बात करें साहित्यकारों के अनुसार, जो प्रसिद्ध साहित्यकार हुए उनके अनुसार, तो इनकी प्रथम कविता जूही की कली बताई गई है, जो 1922 ईस्वी को प्रकाशित होती है, बट रचना 1916 को होती है। इनकी अगर हम प्रथम कविता की बात करें तो जूही की कली बताई जाती है साहित्यकारों के द्वारा। बाकी जो अन्य स्रोत है उसके द्वारा इनकी जो पहली कविता है वो बताई जाती है जन्मभूमि। पहली कविता जन्मभूमि बताई गई है, बट साहित्यकारों ने इनकी पहली कविता जो मानी है वह था आपका जूही की कली, जूही की कली। अब हम निराला जी से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। जो प्रश्न अभी जो मैंने चर्चाएं की उसमें नहीं आया, तो उन सारे प्रश्नों को कुछ हम देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों को और देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, निराला जी का जन्म कब हुआ? तो बसंत पंचमी दिन सन 1896 ईस्वी को, बसंत पंचमी दिन सन 1896 ईस्वी को। निराला जी का जन्म कहाँ हुआ? महिसादल के मेदिनीपुर जिले में, यानी मेदिनीपुर जिला के महिसादल गांव में। निराला की नियमित शिक्षा कहाँ तक हुई? यानी जो इन्होंने एक बार पढ़ाई की तो बिना रुके कहाँ तक पढ़ाई की थी? तो 9वीं कक्षा तक इन्होंने बिना रुके नियमित रूप से पढ़ाई की, बट घर की परिस्थितियाँ और स्थितियों के कारण इन्हें बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर बाद में इन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरी की। आजीविका चलाने के लिए निराला जी के पास केवल क्या था? यानी जो आजीविका होती है, जो जीवन होता है, इस चीज़ को चलाने के लिए निराला जी के पास केवल साहित्य साधना ही था। यानी साहित्य के माध्यम से ही जो कुछ इसे प्राप्त होता था उसी से वो अपने जीवन की आजीविका को चलाया करते थे। निराला जी तोड़ती पत्थर के माध्यम से कहाँ से निकलने के लिए कटिबद्ध है? यानी निराला जी की जो कविता है तोड़ती पत्थर, यहाँ कहाँ से निकलने की बात की गई है? तो भारत की संस्कृति और सामाजिक गर्त से, भारत की संस्कृति और सामाजिक गर्त से। निराला जी ने किस माध्य से जनजीवन को ग्रहण किया? तो जो जनजीवन को इन्होंने ग्रहण किया था वो संवेदना और अनुभव के माध्य से ग्रहण किया था। संवेदना और अनुभव का सहारा लेकर निराला जी ने जनजीवन को ग्रहण किया। निराला जी की काव्य कल्पना कहाँ से बंधी हुई थी? यानी जितने भी इन्होंने काव्य की रचनाएं की, कल्पना की, वो सारी कहाँ से बंधी हुई थी? तो पृथ्वी के दृढ़ आकर्षण शक्ति से बंधी हुई थी। पृथ्वी की दृढ़ आकर्षण शक्ति से निराला जी की सारी कविताएं जो काव्य की कल्पना थी वो बंधी हुई थी। निराला जी के लिए फूल का खिलना किसकी परिणति है? तो फूल का खिलना का मतलब है संघर्ष। फूल का खिलना संघर्ष की परिणति है। निराला जी ने अपनी रचनाओं में किस पद्धति का अनुसरण किया है? तो प्रगति पद्धति का। प्रगति जो पद्धति है इसी पद्धति का निराला जी ने अपनी रचनाओं में ग्रहण किया है। प्रगति
पद्धति का। निराला जी में कौन सी प्रतिभा थी? तो बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला जी के पास थी, बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा। निराला जी की रचनाओं में कौन चरण बहुत लंबा, कोई छोटा, कोई मंझला देखकर लोग क्या कहते थे? यानी जो इनकी रचनाएं थी उसमें कोई कोई बहुत लंबा था तो कोई छोटा था तो कोई मंझला था, तो यह देखकर बाकी लोग इन्हें रबर छऊ के छुआछंद कहा करते थे। इनकी रचनाओं को रबर छऊ के छुआछंद कहा करते थे। निराला जी की रचनाओं में कौन सी भाषा पाई गई है? यानी निराला जी ने जो रचनाएं की है उसमें कौन सी भाषा पाई गई है? तो सामान्य जीवन की जो बोलचाल भाषा है, आम बोलचाल की भाषा जो है, वही निराला जी की रचनाओं में पाई जाती है और देखने को मिलती है। थैंक यू दोस्त फॉर वॉचिंग वीडियो।